जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है मेरे भाई। हमारा यहाँ पर एक नया चैप्टर जिसका नाम है आपका यहाँ CPU, है ना। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या रहने वाला है यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया आज हम यहाँ पर CPU के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अमूमन यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाते हैं। ठीक है ना, तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सभी तैयार हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी होगी कि जब भी हम नाम लेते हैं CPU का, तो हमारे दिमाग में इस टाइप का एक डिब्बा आ जाता है जो आप और हम, इसे ही हम CPU कहते हैं, जबकि वास्तविकता में ये CPU नहीं होता। फिर भैया ये क्या होता है अगर ये CPU नहीं होता तो मेरे भाई ये हमारा एक कैबिनेट होता है, एक डिब्बा मात्र होता है जिसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है और उस मदरबोर्ड में CPU को संभाल कर के फिट किया जाता है। तो CPU उसके अंदर लगा हुआ एक प्रोसेसर होता है। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहली चीज बताएंगे। CPU जो है हमारा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप याद रखिएगा कि CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। क्या होती है मेरे भाई, तो हम और आप कहेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। अगर मैं बात करूं, इसी CPU को किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी CPU को किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे मेरे भाई ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्त, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल आता है कि बताओ CPU को कितने भागों में, CPU के को कितने यूनिट्स में तोड़ा जाता है, या CPU को कितने यूनिट्स में बांटा जाता है। तो आप कहेंगे कि जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसे टोटल 3 भागों में, इसे टोटल 3 भागों में तोड़ा जाता है, 3 यूनिट्स में बांटा जाता है। कौन कौन सी वे 3 यूनिट होती हैं आपकी, तो एक तो होती है हमारी ALU, एक होती है हमारी CU और एक होती है हमारी MU। जो ALU है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो यहां पर ALU की फुल फॉर्म होगी मेरे भाई अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपसे CU की, तो CU की फुल फॉर्म होती है हमारी कंट्रोल यूनिट। और अगर मैं बात करता हूं MU की, तो MU की फुल फॉर्म होती है आपकी मेमोरी यूनिट। क्या होती है हमारी MU की फुल फॉर्म, तो मेमोरी यूनिट। तो हम यहाँ पर जो हमारा CPU होता है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी, ALU, CU और MU, 3 यूनिट्स में से बांटते हैं। ALU की फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट और MU की फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट। अच्छा, कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि MU की जगह पर आपको रजिस्टर या फिर कैश लिखा हुआ मिलेगा और तब भी इसे सही माना जाएगा। SSC CGL 2025 का जो मेंस हुआ था उसमें क्या हुआ, मैंने यही बात पढ़ाई है ना, यही बात मैंने आप लोगों को पढ़ाई और हुआ क्या कि भैया बच्चे कर भी आए, सेम सवाल आ भी गया एग्जाम में। और वहां पर एग्जामिनर ने क्या करा, स्टेटमेंट वाइज 2 क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दिए थे कि क्या CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और दूसरा सवाल दिया था वहां पर कि जो हमारा CPU होता है इसे 3 यूनिट्स में बांटते हैं, कौन कौन सी, ALU, CU और रजिस्टर। ऐसे 2 स्टेटमेंट दिए थे।
तो पहली जो आंसर की आई ना, उस पहली आंसर की में पहले स्टेटमेंट को सही माना गया, दूसरे स्टेटमेंट को गलत माना गया। अब भाई साहब जितने दोस्त जब वो जो मुझसे पढ़कर गए थे तो वो सभी खुश हो गए, सवाल को देखते ही कह रही है तो डिट्टो सवाल आ गया, सेम ऐसे ही मैंने पढ़ाया था। लेकिन जब उनकी आंसर की आई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि ये कैसे हो गया, भैया सर ने तो कुछ और पढ़ाया था, भैया ने तो कुछ और पढ़ाया था, ये गलत क्यों हो गया। सबका मेरे पास भैया मैसेज आई, इस पर ऑब्जेक्शन लगाया गया और ऑब्जेक्शन लगने के बाद जो फाइनल आंसर की आई, उस फाइनल आंसर की में तुम्हारे भाई का पढ़ाया हुआ ही सही माना गया और फिर उसका नंबर हर एक बच्चे को मिला। ठीक है, तो याद रखना, अगर आप लोग सीजीएल मेंस 2025 वाली पहली वाली अगर आंसर की देख रहे होंगे, है ना, या कुछ बुक्स भी क्या होती हैं कि डिट्टो आंसर की सही चीजें ले लेती हैं, उन्हें मतलब नहीं है उसमें सही है आंसर गलत है, कोई मतलब नहीं है, है ना। तो अगर आपको किसी बुक में ऐसा देखने के लिए मिले कि ये ALU CU रजिस्टर उस स्टेटमेंट को गलत माना है तो वो गलत है, ये सही होता है, मतलब हम MU की जगह पर रजिस्टर या कैश का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो ALU है ये क्या काम करता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ये गणितीय व तार्किक गणनाएं करता है, गणितीय व तार्किक गणनाएं करता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, इसे आप और हम नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, इसे आप और हम नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, इसे आप और हम नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर भी कह रहे होते हैं। और MU यानी कि इसकी जगह पर रजिस्टर या कैश, इनका भी यूज हो सकता है। हमने मेमोरी चैप्टर पढ़ा था, वहां पर मैंने आपको रजिस्टर कैश का नाम लिया था, कैश के बारे में पढ़ा दिया था, रजिस्टर वाले के में रह गया था, तो उसे अब हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। तो CPU क्या है, ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर से अन्य सभी उपकरणों को जोड़ता है, वह सभी उपकरण को कंट्रोल करने का भी जो काम है वो हमारे इसी का होता है। अटैच अदर डिवाइस एंड कंट्रोल अदर डिवाइस, ये इसका काम है। इसके अलावा हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था, तो हम कहेंगे मार्सियन ई हॉफ, यानी कि टेड हॉफ ने किया था। ठीक है, किसने, टेड हॉफ ने इंटेल 4004 नाम से 1971 में आपका क्या बनाया था, पहला माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात होगी, पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद ध्यान देंगे थोड़ा सा कि जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है भैया वो इंटेल 4004 था, 1971 में डॉक्टर टेड हॉफ के द्वारा बनाया गया था, डॉक्टर टेड हॉफ। तो यही बात यहां पर लिखी है कि इसीलिए किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि भैया इसीलिए जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर टेड हॉफ को कहा जाता है। SSI की फुल फॉर्म क्या होती है, ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हुआ करते थे, 1 से 10 ट्रांजिस्टर के बराबर इनमें क्षमता होती थी। फिर MSI आए, MSI यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इनमें 100 से 500 ट्रांजिस्टर तक की क्षमता होने लगी। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 500 से 20,000 ट्रांजिस्टर की क्षमता। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 20,000 से 1 मिलियन ट्रांजिस्टर की क्षमता। और फिर आए आज के टाइम के ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 1 मिलियन से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर की क्षमता इनमें हमारी होती थी। ठीक है, वॉट एवर वर्क द कंप्यूटर डज इट इज CPU हैपन्स इन, इट इज कॉल्ड द ब्रेन हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर जो भी काम करता है वह CPU में ही होता है, इससे कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क का दिल भी कहते हैं। और CPU को माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर, कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। और माइक्रो कंप्यूटर के CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है कि माइक्रोचिप जो CPU है, सेम माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर इज नोन बाय मेनी नेम। द CPU ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर के CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अगर मैं CPU के कार्य बताऊं कि CPU के आखिर काम कौन कौन से होते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा एज डायरेक्टेड, यानी कि इनपुट डेटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था, याद करिए आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताऊं कि जब भी हम अपने कंप्यूटर से कोई काम कराना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसे एक इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है,
और प्रोसेसिंग के पश्चात ही हमारा कंप्यूटर हमें आउटपुट दे पाता है। क्या दे पाता है मेरे भाई? तो इसके पश्चात ही ये हमें आउटपुट देता है। अब जो है हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट है, ये जो प्रोसेसिंग का काम है ये कहां पर होता है? ये प्रोसेसिंग होती ही सीपीयू में है। कहां पर होती है? सीपीयू में। तो यही बात तो हमने यहां लिख दी, क्या कि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन आपका बनाता है, और इनपुट डेटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का भी काम इसी का होता है। ठीक है। इसके अलावा सीपीयू परफॉर्म द टास्क ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, इट कंट्रोल डायरेक्ट्स कोऑर्डिनेशंस ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू डेटा के निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल, निर्देशित और समन्वित करता है। सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है मेरे भाई? सीपीयू की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो हमारी सीपीयू की स्पीड होती है उसे किस में कंसीडर किया जाएगा? तो याद रखेंगे सीपीयू की स्पीड को हमारा हर्ट्ज में कंसीडर किया जाता है ना। जो सीपीयू है हमारी, इसकी स्पीड को किस में कंसीडर किया जाएगा? हर्ट्ज में। ओके। अब मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, कौन सी? सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। फुल फॉर्म भी लिखी है यहाँ पर, एएलयू की अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू की मेमोरी यूनिट और सीयू की कंट्रोल यूनिट और एमयू की मेमोरी यूनिट। ठीक है। एएलयू का क्या काम होता है? तो सभी प्रकार की अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं, यानी कि परफॉर्म्स ऑल काइंड्स ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस, है ना। हर प्रकार की जितनी भी आपकी कोई भी कैलकुलेशन जो हमारे कंप्यूटर में होगी वो किसके माध्यम से होगी? एएलयू के माध्यम से। कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के सभी कार्यों को ये कंट्रोल करता है। एडजस्ट बिटवीन इनपुट टू आउटपुट, इनपुट से आउटपुट के मध्य एक कोऑर्डिनेशन बिठाता है। सिग्नल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। और कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द कंप्यूटर नर्वस सिस्टम, इसी कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का तंत्र या तंत्र का प्रणाली भी कहा जाता है। और इसके बाद हमारा अगला नाम आया मेमोरी यूनिट का। तो इसमें इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो अंतिम परिणामों के भंडारण का काम करती है हमारी मेमोरी यूनिट। इन दिस व्हेन द आउटपुट इज रिसीव फ्रॉम द इनपुट देन द फाइनल रिजल्ट आर स्टोर्ड, और इसका प्रयोग मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सभी हमारी इसी के अंतर्गत फिर आ जाती है। अब एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या यहां तक मैंने जो बातचीत आपको बताई है वो आपको क्लियर है? ठीक है, बताओ यहां तक हमने जो भी बातचीत जानी है क्या ये आपको क्लियर है? इसमें किसी भी प्रकार की कोई, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी या समस्या तो आपको नहीं है। ये है हमारा सीपीयू प्रोसेसर, ये है हमारी प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू और रैम के बीच या सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच क्या कौन सी मेमोरी स्थित होती है? कैश मेमोरी। ये बात हमने अपने कौन से चैप्टर में पढ़ी थी? मेमोरी वाले चैप्टर में पढ़ ली थी। अब हमारा यहां पर जो बच रहा है वो बच रहा है रजिस्टर के बारे में जानना। जो मेमोरी रजिस्टर मैंने आपको शुरुआत में बताया, सिर्फ इसके बारे में जानना तुम्हारा बच रहा है। ये तो इसे जानेंगे, ये कुछ वन लाइनर हैं जो तुम्हें याद रखने होंगे सीधे तौर पर। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है जी। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो हमारी मुख्य मेमोरी यूनिट यानी कि आपकी मेमोरी यूनिट में जो रजिस्टर होता है, इसमें सबसे पहला नाम आता है एक्यूमुलेटर का, और ये इंपॉर्टेंट है। एक्यूमुलेटर में क्या होगा कि जो एएलयू जो होता है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो उस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए वो जो हमारा एएलयू होता है, जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, उसके द्वारा की गई कैलकुलेशंस को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो वहां पर एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो हम कहेंगे कि स्टोर द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म बाय द एएलयू। एएलयू द्वारा की गई गणनाओं के परिणाम को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे एक्यूमुलेटर रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ये सीधा सीधा वन लाइनर आपको पता होना चाहिए और आसान भी है। अगर आप इसे 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आसान अपने आप लगने लगेगा। पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं कैसे, लेकिन जब आप पढ़ोगे, जब आपके सामने ऑप्शंस होंगे तो बड़ी आसानी से चीजें हमारी यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है भाई, अगला नाम आता है हमारा पीसी, यानी कि इसे हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। अगला नाम आता है आपका हमारा
पीसी, पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर, तो कीप्स ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशन to deal with next instructions. The PC then sends this next address to the memory address register MAR. यानी कि अगले निर्देशों से निपटने के लिए स्मृति स्थान को ट्रैक रखता है और पीसी फिर इस अगले पते को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में भेज देता है। तो पीसी का काम क्या है आपके, कीप्स ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशन टू डील विद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, मुख्य काम इसका ये है यहाँ पे। ठीक है दोस्त, ओके। इसके अलावा अब ये कैसे भेज रहा था, फिर इसी को ये एमएआर को भेज रहा था। एमएआर की फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले तो एमएआर की फुल फॉर्म होती है आपकी हमारी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या होती है एमएआर की फुल फॉर्म, तो हम कहेंगे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होती है, ये उन निर्देशों के मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है जिन्हें मेमोरी से लेन या मेमोरी में स्टोर करने की आवश्यकता होती है। इट स्टोर्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट नीड टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी लेन और मेमोरी। ये उन निर्देशों के मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है जिन्हें मेमोरी से लेन या मेमोरी में स्टोर करने की आवश्यकता होती है। अगला नाम है हमारा एमडीआर। एमडीआर की फुल फॉर्म क्या होगी, तो एमडीआर की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई हमारी मेमोरी डेटा रजिस्टर। सर पीसी को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, बिल्कुल। देखो अलग अलग चीजें होती हैं, बहुत अच्छा सवाल आपने करा, बट आपको ये समझना होगा कि एक मतलब मान लो अगर मैं आपसे कहूं पेन की फुल फॉर्म क्या है, तो अगर तुम कंप्यूटर के क्षेत्र में पूछोगे तो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लेकिन यही अगर मैं पेन कार्ड वाला पेन हो तो है ना, तो वो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, अभी क्योंकि हम यहाँ पर रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां पर जो आपका ये पीसीएस की फुल फॉर्म प्रोग्राम काउंटर होती है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे आपसे टाइप ऑफ कंप्यूटर की, वहां पर अगर आपसे पीसी कहा जाएगा है ना, यहां पर अगर पीसी कहा जाएगा तो वो पर्सनल कंप्यूटर होगा। ये तो उनकी फुल फॉर्म में ही छिपा है सर, बिल्कुल छिपा है, वही काम है उसका। मेमोरी डेटा रजिस्टर ये मेमोरी या किसी भी डेटा से प्राप्त निर्देशों को स्टोर करता है। और एड्रेस रजिस्टर तो जहां पर तुम्हें लोकेशन शब्द मिलेगा वहां पर एड्रेस वाला आ जाएगा, और जहां पर डेटा मिलेगा कि डेटा से प्राप्त निर्देशों को स्टोर करता है वहां पर डेटा आ जाएगा। उसके नाम में ही चीजें छुपी हुई हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलो इसके बाद करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर की अगर मैं बात करूं CIR की, तो आप कहेंगे पहले तो इनकी फुल फॉर्म CIR करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। CIR उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जिसे अभी डिकोड और एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है, इन प्रेजेंट करंट में किया जा रहा है उन्हें। ये इंस्ट्रक्शंस फेच साइकिल का महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि द CIR स्टोर द इंस्ट्रक्शंस दैट इज करेंटली बीइंग डिकोड एंड एग्जीक्यूटेड। IBR क्या है जी, इंस्ट्रक्शंस बफर रजिस्टर। तो इस इंस्ट्रक्शंस को तुरंत निष्पादित नहीं किया जाना है, उस इंस्ट्रक्शंस बफर रजिस्टर में IBR में रखा जाता है। यानी कि इंस्ट्रक्शंस दैट आर नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आर प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। जिसे तुरंत नहीं करना उसे IBR में रखेंगे। उसे किस में रखेंगे, IBR में, जिसे तुरंत नहीं करना। ठीक है, तो अब मैं अगर इन 6 के बारे में आपको तुरंत 1 मिनट में रिवाइज करा दूं एक एक लाइन में। एक्यूमुलेटर वो है जो ALU के द्वारा जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है, जो ALU के द्वारा रिजल्ट जनरेट हो रहा है उसे स्टोर करने का काम करता है हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, इसके अलावा पीसी क्या था, तो अगले निर्देशों से निपटने के लिए नेक्स्ट कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशन टू डील विद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। फिर MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो जहां पर तुम्हें उनकी लोकेशन स्टोर करने की बात हो वहां पर एड्रेस आ जाएगा, डेटा स्टोर करने की बात हो वहां MDR हो जाएगा मेमोरी डेटा रजिस्टर। जहां करंट वर्तमान में चल रहा है वो हमारा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो जाएगा, और IBR जो अभी तुरंत निष्पादित नहीं किया जा रहा आगे किया जाएगा, यानी कि इंस्ट्रक्शंस दैट आर नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आर प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर IBR। ठीक है भाई, चलो तो यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई। जो हमने 3 यूनिट्स में से बांटा था ये मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि CPU कोर से भी सवाल पूछ लिया जाता है। अब ये CPU कोर क्या चीज है भैया, है ना, और कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कि सिंगल कोर का CPU, डबल कोर का CPU है, क्वाड कोर का CPU, तो जानते हैं। देखो कोर होता क्या है,
there is only a core inside a processor which actually works to process the data. The higher the number of cores in the processor, the faster it is. यानी कि किसी प्रोसेसर के अंदर एक के अंदर कोर ही होता है, कोई जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर वास्तविकता में एक कोर ही होता है जो वास्तविकता में डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। जिन प्रोसेसर में कोर की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा तेज काम करेंगे। इसे आप इस तरह से मान करके चलिए, है ना, इसे आप इस तरह से मान करके चलिए मेरे भाई कि जो सीपीयू कोर है हमारा आपका, इसका क्या काम है कि इसे ऐसे मान के चलो जितने ज्यादा कोर होंगे उतनी ज्यादा स्पीड होगी। कि कोई दुकान है मान लो, है ना, कोई फैक्ट्री है, उसमें अगर एक व्यक्ति काम करेगा तो काम धीमे होगा, दो व्यक्ति काम करेंगे तो काम दुगनी स्पीड से होगा, तीन व्यक्ति काम करेंगे तो तिगनी स्पीड से होगा, चार करेंगे तो चौथ। तो ऐसे ही हमारा कोर होता है सीपीयू कोर, जितने ज्यादा कोर होंगे उतने ज्यादा हमारा सीपीयू स्पीड में काम करेगा। तो टाइप्स ऑफ कोर की अगर मैं बात करूं तो एक सिंगल कोर सीपीयू होता है, एक डुअल कोर होता है, एक क्वाड कोर होता है, एक हेक्सा कोर होता है, एक ऑक्टा कोर होता है, एक डेका कोर होता है। अगर मैं इन सबके बारे में एक एक करके जानूं, है ना, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें रटना होगा सब कुछ, नहीं, तुम बस एक बार इन्हें ध्यान से ध्यानपूर्वक सुन भी लोगे ना, उसमें भी आप चीजें कर लोगे। देखो सीपीयू कोर, तो सीपीयू के अंदर मौजूद एक स्वतंत्र प्रोसेसिंग यूनिट को कोर कहते हैं जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। अ कोर इज एन इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट इनसाइड द सीपीयू दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। ओके, सिंगल कोर सीपीयू, तो सिंगल कोर सीपीयू में केवल एक कोर होता है, क्योंकि सिंगल में लिखा है इसलिए ये एक ही समय में एक ही टास्क को प्रोसेस करता है। इट परफॉर्म्स टास्क सीक्वेंसली, ठीक है, यानी कि जो सिंगल कोर सीपीयू होगा इसमें एक ही कोर होता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, और ये क्या करेगा, इसलिए ये एक समय में एक ही टास्क को प्रोसेस करता है, एक बार में एक ही काम को ये हमारा कर सकता है। अगर मैं बात करता हूं मल्टी कोर सीपीयू, तो मल्टी कोर सीपीयू में दो या उससे अधिक कोर होते हैं जिससे काम पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाती है, यानी कि एक बार में कई सारे आपके अलग अलग काम जिससे कि हमारे हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं डुअल कोर प्रोसेसर की, तो भाई डुअल कोर में दो होते हैं, है ना, जिससे मल्टीटास्किंग क्या है आपके सिंगल कोर की तुलना में बेहतर हो जाती है। पहले एक बार में एक ही काम हो रहा था, अब एक बार में दो काम हो सकते हैं, तो ये मल्टीटास्किंग हो गया। क्वाड कोर क्या है जी, क्वाड प्रोसेसर, तो याद रखना क्वाड कोर प्रोसेसर में चार कोर होते हैं। जो क्वाड कोर प्रोसेसर होता है आपका हमारा, इसमें टोटल चार कोर होते हैं जो डेस्कटॉप और लैपटॉप में आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं। जो आपके हमारे कंप्यूटर है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इनमें अक्सर यही वाला यूज होता है। ऑक्टा कोर, तो हम कहेंगे ऑक्टा कोर में 8 कोर्स होते हैं जो स्मार्टफोन्स और हाई परफॉर्मेंस सिस्टम में प्रचलित होते हैं, ऑक्टा कोर, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे सीपीयू विशेष कोर क्या चीज है, तो सीपीयू पूरा प्रोसेसर होता है जबकि कोर सीपीयू के अंदर की एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सीपीयू में कंटेन वन और मोर कोर्स, है ना, सीपीयू के अंदर ज्यादा कोर भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है भाई, ओके। एएलयू क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो एएलयू गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एंड और आदि। जो एएलयू है हमारा ये क्या काम करता है मेरे भाई, तो हम और आप कहेंगे एएलयू गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। मैं बता चुका था। सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करती है और सीपीयू के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करने का सिग्नल भेजती है। रजिस्टर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। रजिस्टर सीपीयू कोर के अंदर स्थित सबसे छोटी और फास्टेस्ट मेमोरी होती है जहां टेम्परेरी डेटा इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है ताकि प्रोसेसिंग तेज हो। क्लॉक स्पीड, तो क्लॉक स्पीड सीपीयू के प्रति सेकंड साइकिल को दर्शाती है जिसे हम गीगाहर्ट्ज में, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड निर्धारित होती है जिसे हम हर्ट्ज में मापते हैं। हाइपर थ्रेडिंग क्या चीज है जी, हाइपर थ्रेडिंग, तो हाइपर थ्रेडिंग में एक फिजिकल कोर दो लॉजिकल कोर्स की तरह काम करता है जिससे सीपीयू एफिशिएंसी बढ़ती है। परफॉर्मेंस फैक्टर्स, सीपीयू परफॉर्मेंस कोर की संख्या क्लॉक स्पीड, कैश साइज और आर्किटेक्चर पर डिपेंड करती है। और यूज और एप्लीकेशन, तो हम कहेंगे सीपीयू कोर का प्रयोग गेमिंग, मल्टीटास्किंग, एआई, डेटा प्रोसेसिंग, सर्वर और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में होता है। तो यहां पर हमारा जो सीपीयू वाला चैप्टर था
वो लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे क्या यहां की बात आपको क्लियर है, यस और नो? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है दोस्त। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मदरबोर्ड की। अगर मैं थोड़ी सी बात यहां पर मदरबोर्ड की कर लूं तो आप देखोगे कि हमारे कंप्यूटर, हमारे सीपीयू, हमारे कैबिनेट के अंदर एक प्लेट लगी होती है, उसी के अंदर सारी डिवाइसेस जुड़ती हैं। आप कीबोर्ड को जोड़ रहे हैं, आप माउस जोड़ रहे हैं, आप मॉनिटर जोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे मदरबोर्ड से ही डायरेक्टली, मदरबोर्ड में कुछ पोर्ट लगे होते हैं उनसे जुड़ता है। कैसे समझेंगे? देखो, मदरबोर्ड किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर या का केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, मेन बोर्ड होता है। अ मदरबोर्ड इज द सेंट्रल और मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज अ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है ना? तो एक सर्किट बोर्ड हमारा होता है, ये है ना, एक सर्किट बोर्ड होता है। इसे मुख्य बोर्ड या बेस बोर्ड या सिस्टम बोर्ड या लॉजिकल बोर्ड भी कहा जाता है। मतलब समझो मदरबोर्ड के कितने सारे नाम हैं, है ना? मदरबोर्ड के कितने सारे नाम हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड और लॉजिकल बोर्ड। द कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द चिप्स ऑन द मदरबोर्ड आर कॉल्ड सॉकेट्स। मदरबोर्ड पर चिपके कनेक्टिंग पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? सॉकेट्स कहते हैं। यानी कि मदरबोर्ड में क्या होता है, मदरबोर्ड में कुछ सॉकेट लगे होते हैं जिससे आप किसी दूसरी डिवाइस को अटैच करते हो, जोड़ते हो यहां पर। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। इसके बाद अब हम तो आप देखेंगे कि मदरबोर्ड को हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम पीसीबी भी कह देते हैं, लॉजिकल बोर्ड भी कह देते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कह देते हैं, पीडब्ल्यूबी भी कह देते हैं, प्रिंटेड वायर्ड बोर्ड, मोबो भी कह देते हैं, मेन बोर्ड और मेन सर्किट बोर्ड या बेस बोर्ड भी हम कह देते हैं। तो जब आप कभी अपने सीपीयू को सही करवाने जाओगे या देखोगे तो एक ऐसी प्लेट होती है, सब कुछ उसी पर होता है। आप देखते होंगे आपका फोन है, आपका फोन अगर टूट जाए तो या सही करवाने जब जाते होगे तो फोन में भी एक प्लेट होती है, उस प्लेट में ही माइक लगा होता है, उससे ही डिस्प्ले को जोड़ा जाता है। तो वो जो प्लेट होती है ना, वही मदरबोर्ड है। सब चीजें उसी से जुड़ी होती हैं। जिस प्रकार हमारे घर में हमारी माता जी होती हैं, मदर होती हैं, पूरा परिवार कहीं ना कहीं उन्हीं से जुड़ करके चलता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा मदरबोर्ड हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि कई बार सीपीयू बस से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ना, कि डेटा बस क्या होता है, एड्रेस बस क्या होता है, या फिर आपका कंट्रोल बस क्या होता है। देखेंगे डेटा बस का फंक्शन क्या है, डेटा बस क्या काम करता है। तो सीपीयू और अन्य डिवाइसों के बीच डेटा को ट्रांसफर करने का जो काम है वो डेटा बस का होता है। और डेटा बस बाय डायरेक्शनल यानी कि द्विदिशीय होती है। जो डेटा बस है हमारी, ये मेरे भाई बिल्कुल, तो जो डेटा बस है ये हमारी द्विदिशीय यानी कि बाय डायरेक्शनल होती है। और डेटा को सीपीयू से और सीपीयू तक ले जाने का जो कार्य करता है, डेटा को सीपीयू तक ले जाने का काम डेटा बस का है। एड्रेस बस, तो सीपीयू द्वारा स्मृति या इनपुट आउटपुट डिवाइस के पते को दर्शाने के लिए जहां पर एड्रेस की बात आएगी वो हमारा एड्रेस बस होता है। और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल सीपीयू से अन्य घटकों तक पता भेजता है। और कंट्रोल बस, तो सीपीयू द्वारा भेजे गए नियंत्रण सिग्नल को ले जाते हैं। ये द्विदिशीय और एक दिशीय दोनों तरीके का होता है। इन्हें पढ़ना लिखना जैसी क्रियाओं को ये कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि जहां पर तुम्हें कंट्रोल शब्द आएगा वहां पर कंट्रोल बस, जहां पर एड्रेस शब्द आएगा वहां पर एड्रेस, और जहां पर डेटा शब्द आएगा वहां पर हमारा डेटा। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद ये तो हो जाता है हमारा चैप्टर कौन सा, ये तो हो जाता है हमारा यहां पर सीपीयू वाला चैप्टर। अब याद करिए मैंने आपको जो पहली क्लास कराई थी, उस पहली क्लास में मैंने आपको बताया था एक चैप्टर पोर्ट के नाम से भी होता है ना, सीपीयू पोर्ट्स के नाम से भी एक चैप्टर होता है। तो अब हम यहां पर उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हम यहां पर उसे कंटिन्यू करने वाले और सीधे सीधे सवाल
आपको हो सकता है यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा लग रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं सीधे सीधे सवाल छपे हुए मिल जाएंगे यहीं से आपको। तो देखो सबसे पहले होता क्या है कंप्यूटर पोर्ट। मैं वैसे समझा चुका हूं, जो भी डिवाइसेस पीछे आपके लगे होते हैं सॉकेट्स, उनमें जब हम जुड़ते हैं तो सारे अलग अलग होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, है ना। जैसे यूएसबी आपका पोर्ट होता है एक, तो यूएसबी वाले अब वो आने लगे हैं कीबोर्ड माउस, ठीक है ना। वैसे ही देखो computer ports are hardware interface that help connect a computer to extend devices such as printer, monitor, mouse, keyboard and network cable. Data is exchanged through ports. Here the types of computer ports, their uses and functions are explained in detail. यानी कि कंप्यूटर पोर्ट्स हार्डवेयर इंटरफेस होते हैं जो कंप्यूटर को बाहरी उपकरण जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और नेटवर्क केबल से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। पोर्ट्स के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान होता है। यहां कंप्यूटर पोर्ट्स के प्रकार, उनके उपयोग और कार्य को विस्तार से समझाया गया। यानी कि अब हम इसके नीचे जो बात करेंगे वो इन सभी पोर्ट्स के बारे में, कौन सा पोर्ट्स कहां पर यूज होता है ये देखेंगे, ठीक है। चलो, तो जैसे ये आपने देखे होंगे अगर सीपीयू के पीछे तो ऐसे अलग अलग होते हैं, ये ऐसे सीरियल पोर्ट है, ये पैरेलल पोर्ट है, ये गेम्स पोर्ट है, ये PS2 पोर्ट है। तो इन्हीं के बारे में अब हमें यहाँ पर एक एक करके क्या है मेरे भाई जानना है, ठीक है भैया, जानते हैं, चलिएगा। तो आप देखेंगे अब यहां पर कि कंप्यूटर पोर्ट एक इंटरफेस या कनेक्शन पॉइंट होता है जो डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है। कंप्यूटर पोर्ट इज एन इंटरफेस और कनेक्शन पॉइंट दैट कनेक्ट्स अ डिवाइस टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पोर्ट्स आर नोन एज इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स, यानी कि जो कंप्यूटर के पोर्ट्स हैं इन्हें इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक तो बिल्कुल बेसिक बात थी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात आती है हमारी किस चीज की, कंप्यूटर पोर्ट के टाइप की, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पोर्ट। कंप्यूटर पोर्ट के टाइप, तो सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करें तो वो है हमारा सीरियल पोर्ट। कौन सा? सीरियल पोर्ट। कंप्यूटर पोर्ट के प्रकार, इसमें मॉडेम, माउस, कीबोर्ड का प्रयोग पहले किया जाता था। DB9 कनेक्टर, DB25 कनेक्टर यूज, तो एक पुराना पोर्ट है जो मॉडेम, पुराने टाइप के माउस, पुराने सीरियल डिवाइसेस के लिए प्रयोग होता था। वर्तमान में इसका प्रयोग कम हो गया है। स्पीड, ये कम स्पीड डेटा ट्रांसफर करता था, आमतौर पर 115 kbps। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि हाँ सीरियल पोर्ट नाम का भी कोई पोर्ट होता है और ये पुराने टाइम के मॉडेम, माउस, कीबोर्ड को जोड़ने का काम करता था। अगर मैं बात करता हूं आपसे पैरेलल पोर्ट की, तो पैरेलल पोर्ट में टोटल कितने कनेक्टर होते हैं? याद रखना 25 कनेक्टर होते हैं। ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कि जो पैरेलल पोर्ट होता है इसमें टोटल कितने हैं, तो आप जोड़ सकते हो, गिन सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि टोटल 25 हमारे कनेक्टर होते हैं किसमें? एक पैरेलल पोर्ट में। इसका यूज, इसका प्रयोग प्रिंटर, स्कैनर और अन्य पुराने उपकरणों के साथ किया जाता था। वर्तमान में भी इसका भी यूज कम हो गया है। ये सीरियल पोर्ट से तेज होते हैं लेकिन आजकल इसका प्रयोग बेहद कम हो चुका है। ये दोनों ही पुराने पोर्ट हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो जो हमारा कौन सा सीरियल पोर्ट था ये उससे थोड़े तेज थे लेकिन बंद दोनों ही हो चुकी हैं। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला, इंपॉर्टेंट है, इन प्रेजेंट, वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला अगर कोई पोर्ट है हमारा तो वो है यूएसबी पोर्ट, है ना। सभी चीजें धीरे धीरे यूएसबी पोर्ट की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। क्यों? तो आप देखेंगे कि यूएसबी की फुल फॉर्म होती है हमारी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। इसे 1997 में शुरू किया गया था। सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, आज के टाइम के माउस हुए, कीबोर्ड हुए, मोबाइल फोन के चार्जर हुए, ये सभी चीजें हमारी किस पर बेस्ड है? इन सभी में हमारा यूएसबी पोर्ट होता है। इसका प्रयोग, तो यूएसबी पोर्ट्स, अब ये बातें याद रखने वाली थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ समझने वाली हैं कि यूएसबी पोर्ट सबसे अधिक उपयोगी पोर्ट है और इसका इस्तेमाल अधिकांश बाहरी उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए होता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आदि। USB port is the most useful port and is used to connect most of the external device like keyboard, mouse, printer, pen drive, external hard drive etc. ठीक है। इसके प्रकार तो अलग अलग होते हैं, USB 1.0, 2.0, बहुत जरूरी नहीं है। स्पीड भी इसकी याद रखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जो जरूरी फैक्टर था वो इतना था, अगले वाले को आप हटा भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक अगला नाम आता है आपका हमारा PS2 पोर्ट।
इंपॉर्टेंट पूछ लेता कई बार। वर्तमान में तो इसका यूज नहीं होता, लेकिन पुराने अभी वाले से थोड़ा पहले की तरफ अगर हम बात करें तो कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए PS2 पोर्ट का ही प्रयोग किया जाता था, है ना। मैंने बहुत इसका यूज किया है। तो पर्सनल सिस्टम पोर्ट इसे यहाँ पर हम कहते हैं। पुराने कीबोर्ड माउस जोड़ने के लिए टू कनेक्ट द ओल्ड कीबोर्ड माउस, इसमें 6 पिन कनेक्टर का प्रयोग किया जाता था, है ना। इसे IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसमें समस्या क्या होती थी, देखो जनरली मान लो ये CPU है एक, ठीक है। अब आप बैठे हो ऐसे मुंह करके, और इसमें जो आपको कीबोर्ड या माउस लगाना होगा वो लगाना होगा इसके पीछे। तो हम यहाँ बैठे हैं, तो हम क्या करते थे कि इस तार को ऐसे करके पीछे लगाते थे। अब इस वाले जो CPU, ये वाला जो हमारा PS2 पोर्ट होता था, इनमें होती थी 6 पिन, और उन 6 पिनों को इनमें सेट करना होता था। आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 इनमें। अब होता क्या था, जब तुम बिना देखे उसमें सेट करते थे तो भाई वो पिन क्या है कि इस ठोस जगह से टकरा करके पिन टूट जाती थी, और पिन के टूटते ही माउस और कीबोर्ड खराब, है ना। तो ये इससे बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर चीजें क्या है, आप देख सकते हैं। ये यहां पर ऐसी पिन होती थी, इसे यहां पर फिट बैठाना होता था। तो कई बार तो एक बार में बैठ जाती थी, कई बार जबरदस्ती हम लगे पड़े हैं, लेकिन वो पिन ही टूट गई, इससे माउस कीबोर्ड खराब हो गए, है ना। तो यहां पर फिर क्या हुआ कि इन माउस कीबोर्ड जो पुराने टाइम पर यूज होते थे, जिसके लिए PS2 पोर्ट का यूज होता था, इसे बदलकर USB पोर्ट कर दिया गया। और आज के टाइम पर जो आपके माउस और कीबोर्ड यूज होते हैं वो ऐसे वाले होते हैं, जैसे आपका हमारा चार्जर होता है ना फोन का, बिल्कुल वैसे। और उसे तो लगाने में बहुत आसानी होती है, उसमें कोई पिन नहीं होती, आसानी के साथ आप इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो ये हमारा क्या है, इसे हमारा PS2 पोर्ट कहते हैं। यूज कहां होता है, तो वही याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है हालांकि आपके लिए, बट फिर भी देख लो कि PS2 इज यूज टू कनेक्ट कीबोर्ड एंड माउस। द ग्रीन पोर्ट इज फॉर माउस एंड द पर्पल इज फॉर कीबोर्ड। और नोट, USB के आ जाने से PS2 पोर्ट का उपयोग कम हो गया। तो ये बातें लिखने वाली थोड़ी ना है, आपको बस याद रखना है कि जो पर्पल है ये कीबोर्ड के लिए यूज होता था, पर्पल वाला अगर ज्यादा डीप में जाएगा, और माउस वाला हमारा ग्रीन वाला माउस के लिए यूज होता था। ओके, अगला नाम क्या है जी, अगले का नाम है VGA। अगला पोर्ट क्या है आपका हमारा, तो हम और आप कहेंगे अगले का नाम है भैया VGA। VGA की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसमें टोटल कितनी पिन होती हैं, 15 पिन होती हैं। वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट, इसका प्रयोग प्रोजेक्टर या HD TV वगैरह को जोड़ने के लिए, आप मॉनिटर वगैरह को जोड़ने के लिए, पहले कनेक्ट करने के लिए हम और आप इसका प्रयोग करते थे। अगर मैं इसका यूज बताऊं, ये रटने नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बस इसका यूज समझना है, लिखना या रटना नहीं है। तो द VGA पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट ओल्डर मॉनिटर प्रोजेक्टर टू अ कंप्यूटर। VGA पोर्ट का प्रयोग पुराने मॉनिटर प्रोजेक्टर वगैरह को जोड़ने के लिए किया जाता था। स्पीड एंड रेजोल्यूशन, इट कैन प्रोवाइड रेजोल्यूशन रैगिंग फ्रॉम अबाउट दिस नॉट इंपॉर्टेंट। VGA ट्रांसमिट्स एनालॉग सिग्नल सो इट्स इमेज क्वालिटी इज लो। जो VGA है ये हमारा एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, इसलिए इसकी जो क्वालिटी होती थी इमेज की, वो कैसी होती थी, कम होती थी। अगर हम बात करते हैं इसके बाद आपसे किसकी, मॉडम पोर्ट की, है ना। अगर मैं बात करूं आपसे मॉडम पोर्ट की, मॉडम पोर्ट, तो हम देखेंगे कि मॉडम पोर्ट्स आर यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर और राउटर टू अ मॉडम टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन। द मेन पर्पस ऑफ अ मॉडम पोर्ट इज टू सेंड एंड रिसीव डेटा बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर कनेक्शन टू अ टेलीफोन लाइंस और केबल नेटवर्क। यानी कि हम कहेंगे कि मॉडम पोर्ट कंप्यूटर और राउटर को मॉडम से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, जिससे इंटरनेट कनेक्शन स्थापित किया जा सके। मॉडम पोर्ट का प्रयोग मुख्य उद्देश्य डेटा को कंप्यूटर और इंटरनेट सेवा प्रदाता के बीच भेजना और प्राप्त करना है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल टेलीफोन लाइन या केबल नेटवर्क से कनेक्शन के लिए किया जाता है। तो मॉडम पोर्ट समझ में आ गया। अगर मैं बात करता हूं ईथरनेट पोर्ट, इसे हम लैन पोर्ट भी कहते हैं, इसे लैन पोर्ट भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल नेटवर्किंग डिवाइसेस जो होती हैं हमारी, जैसे कि राउटर हुआ, स्विच हुआ, हब हुआ, इन आदि को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस सच एज राउटर, स्विचेस, हब्स ETC टू द इंटरनेट। ठीक है, अब देखेंगे इसे RJ45 पोर्ट भी कहते हैं, और इसका प्रयोग कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है।
इसके अलावा हम देखेंगे एक होता है HDMI पोर्ट, जो आज के टाइम पर ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है बजाय VGA पोर्ट के। अगर आपसे कहा जाए कि VGA पोर्ट की जगह कौन सा पोर्ट अब ज्यादा यूज होता है, तो आप और हम कहेंगे कि VGA पोर्ट के स्थान पर अब HDMI पोर्ट यूज होता है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, 19 पिन इसमें होती हैं, ये पिन भी तुम्हें याद रखनी है जिनकी बताई है उनकी। और मॉनिटर प्रोजेक्टर वगैरह जोड़ने के लिए आज के टाइम पर इन्हीं का यूज होता है। जो नया कंप्यूटर अगर आप लेकर के आओगे, है ना, तो उसमें आपका इसी का प्रयोग यहाँ पर हो रहा होगा। इसके अलावा आप देखोगे ऑडियो पोर्ट होते हैं कुछ हमारे, कौन से ऑडियो पोर्ट होते हैं आपके हमारे, जिसमें इसका प्रयोग हेडफोन, माइक्रोफोन, स्पीकर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आप देखते होंगे कि जो हमारा CPU होता है उसके आगे की तरफ आपकी लीड लगाने के लिए, ईयरफोन लगाने के लिए ऑप्शन दिया रहता है, माइक लगाने के लिए, तो इन्हें हम ऑडियो पोर्ट इसे हम कहते हैं। हेडफोन जैक आउटपुट के लिए, और माइक्रोफोन जैक जो होता है ये इनपुट के लिए होता है। डिस्प्ले पोर्ट, तो डिस्प्ले पोर्ट का प्रयोग वीडियो ऑडियो ट्रांसमिशन के लिए होता है और इसका मुख्यतः प्रयोग मॉनिटर कनेक्टिविटी में किया जाता है। इसके अलावा थंडरबर्ड पोर्ट होता है आपका एक, इसका प्रयोग हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, वीडियो आउटपुट पावर देने के लिए होता है। USB-C के जैसे दिखता है, लेकिन इसमें थंडरबोल्ट तकनीक होती है आपकी। और एक अगला होता है हमारा SD कार्ड रीडर पोर्ट। SD कार्ड रीडर पोर्ट, यह पोर्ट कैमरा, मोबाइल या फोन और अन्य SD कार्ड डिवाइसेस से डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, ओके। तो क्या यहां तक की बात आप सभी को क्लियर है? एक बार कंफर्म करेंगे मुझे, क्योंकि अब हम इसके बाद जो जानेंगे वो हम जानेंगे पोर्ट नंबर के बारे में। ये तो ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, कई बार ऐसे पूछ लेता है, बताओ SMTP का पोर्ट नंबर कितना है ना, SMTP का पोर्ट नंबर कितना है, POP का पोर्ट नंबर कितना है, STTP का पोर्ट नंबर कितना है, STTPS का पोर्ट नंबर कितना है, FTP का, तो ये सभी कुछ पोर्ट नंबर हमारे होते हैं। ठीक है सर, क्लास खत्म होने के बाद एक बार मदरबोर्ड फिर से समझा देना मेरे बहन। मदरबोर्ड में कुछ ऐसा है ही नहीं जो बहुत ज्यादा समझाया जाए। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिसपे एक प्लेट होती है जिस पर सारा काम किया जाता है, बाकी सारे डिवाइसेस सब कुछ उसी से कनेक्ट होता है आपका। बस अगर मैं बात करता हूं पोर्ट नंबर की, तो सबसे पहले ये समझो कि पोर्ट नंबर आखिरकार होता क्या है। तो हम कहेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग में पोर्ट नंबर एक प्रोटोकॉल स्तर का गहरा हिस्सा है जो इंटरनेट और नेटवर्क कम्युनिकेशन को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोर्ट नंबर एक नेटवर्क पैकेट के हेडर में एक छोटा सा नंबर होता है जो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन या सेवा को उन नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए पहचानने में मदद करता है। प्रत्येक पोर्ट नंबर एक विशेष प्रोटोकॉल या सेवा के लिए समर्पित होता है ना। तो प्रत्येक जो पोर्ट नंबर होगा वो किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल का होगा। पोर्ट नंबर का प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्किंग में संदेश भेजने और प्राप्तकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है। पोर्ट डील इन फोर्थ लेयर इन OSI मॉडल, जब आप OSI मॉडल वगैरह पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ईच होस्ट कैन हैव 65,535 पोर्ट्स इन पर IP एड्रेस। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो यहां से सीधे सीधे आपको बहुत ज्यादा इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं याद करनी, यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है मेरे भाई कि कौन सी पोर्ट का क्या नंबर होता है ना। तो आप देखोगे कि अगर आपसे कहा जाए FTP का पोर्ट नंबर कितना है, तो 20, 21 दोनों होता है FTP का। लेकिन अगर उसे भी मैं और अच्छे से डिटेल में बात करूं तो FTP कंट्रोल चैनल का कितना पोर्ट नंबर होता है, तो हम कहेंगे FTP कंट्रोल चैनल का जो पोर्ट नंबर है वो हमारा 20 होता है। और FTP डेटा चैनल का पोर्ट नंबर कितना होता है, तो वो हमारा 21 होता है। कितना होगा, तो हम कहेंगे FTP कंट्रोल चैनल का जो पोर्ट नंबर है वो 21 होता है, और FTP कंट्रोल चैनल का 21 होता है, और FTP डेटा चैनल का हमारा 20 होता है। SFTP का पोर्ट नंबर क्या होगा, SFTP की फुल फॉर्म होती है हमारी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे हम SSH भी कह देते हैं, यानी कि सिक्योर सेल भी कह देते हैं, और इसका पोर्ट नंबर 22 होता है। ये सवाल आपसे यूपी में एक पेपर होता है VPO का, UPSSC VPO, वहां पर ये सवाल आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, टेलनेट का पोर्ट नंबर कितना होगा, 23। बस और ज्यादा नहीं जानना, तुम्हें डिटेल में नहीं जाना, बस सीधे सीधे फैक्ट याद रखने। SMTP का पोर्ट नंबर 25, DNS का पोर्ट नंबर 53। ये सवाल UPSSC में पेपर होता है जूनियर असिस्टेंट का, उसमें पूछा गया था। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल 67 या 68 इसका पोर्ट नंबर है।
DHCP सर्वर का पोर्ट नंबर 67 है और क्लाइंट का 68 है, इंपॉर्टेंट नहीं है। HTTP इंपॉर्टेंट है, 80 पोर्ट नंबर होता है। और HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका पोर्ट नंबर हमारा 443 होता है। POP3 का पोर्ट नंबर 110 होगा, IMAP का 143 होगा, IRC का पोर्ट नंबर 194 होता है और SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर हमारा 161 मेरे भाई होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर हो सकते थे वो मैंने आपको वहां पर लिखा दिए। बाकी अगर किसी को और ज्यादा जानने हो तो वो आपको फिर एक लिस्ट दी गई है, इसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी और यहां से आप इसे देख सकते हो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने ही आपके मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे। तो आप देखिएगा कि FTP का पोर्ट नंबर 21, SSH का 22, सिक्योर सेल यानी कि SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 22, टेलनेट का 23, SMTP का 25, DNS का 53, HTTP का 80 है ना, केयर बैरोस का 88 मैंने नहीं बताया आपको, POP2 का 109, POP3 का 110 बताया था, NTP का 123 है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, बाकी के ये वाले इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं है और इनकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि क्या यहाँ तक की बातचीत आपको क्लियर है और इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी या समस्या तो नहीं हुई। ये था हमारा CPU का चैप्टर, CPU पोर्ट कौन से होते हैं और पोर्ट नंबर से रिलेटेड यहाँ पर हमने चीज़ें की। कल की क्लास में हम अपने अगले चैप्टर के साथ एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, कम समय में बेहतरीन चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी और आप अगर कहीं भी मौका भी देंगे तो वहां पर भी आपको ये डायरेक्टली तौर पर सीधे सीधे फायदा दे रही होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।